सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल प्लास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। ये कविता मुझे लगता है कि एक पूरे समय पर, युग पर इतनी सहज सुंदर जंगलों पर की गई कविता है, जिसके नाम के साथ ही आपको कवि का नाम याद आ जाता है। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कवि और कविता के इस प्रोग्राम में हम लोग इस बार भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पर बात कर रहे हैं। सहजता और लोक चेतना दोनों के बीच का एक संगम किसी कवि में आपको दिखाई देता है तो वो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये हिंदी के उन कवियों में से एक है जिनकी कविताओं में आपको एक अद्भुत सहजता दिखेगी। जीवन का यथार्थ इस तरह दिखेगा कि आप उससे आंख नहीं चुरा सकते, वो आपके साथ होता हुआ निकलेगा और आप उसमें आपको कविता आपकी जिंदगी का हिस्सा दिखेगी। सहजता का कवि उनको कहा गया है क्योंकि उनकी कविता में कोई बनावटीपन नहीं दिखता। सीधे सादे शब्दों में गहरी बात आपको समझनी है, नहीं तो सीधे शब्द तो आपके जहन में उतरते ही हैं। लोक जीवन है, प्रकृति का सौंदर्य है, जिस तरह की ये सतपुड़ा के जंगल को जंगलों पर लिखी गई पूरी दुनिया की खूबसूरत कविताओं में शुमार किया जाता है। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उनकी भाषा की सहजता है। जटिल प्रतीक हैं, उनको बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। जिस तरह के जटिल प्रतीकों पे उन्होंने बोलचाल की भाषा को ही पूरे उसमें रखा और आसानी से सारे कविता जिनको कवि की गहराइयों की बात करने वाले लोग हैं कि साहब प्रतीक इस तरह के होते हैं, उनके मुकाबले ये जितनी सहजता से अपनी बात कहते हैं वो आम पाठकों के जहन में सीधे तौर पर आती है। इनकी कविता गीत फरोश है, बहुत ही खूबसूरत है। सीधी सीधी कवि की जो व्यवस्था है आप उसको सुनेंगे। गीत फरोश में आपको वो कविता भी सुनाऊंगा, गाँव दिखेगा कि खलिहान दिखेंगे, लेकिन मैं आपको चूँकि अब लंबा उस पर नहीं जाते हैं, हम कविताओं से ही शुरू करते हैं क्योंकि कविता ही कविता को कह सकती है कि किस तरह से। एक बहुत ही प्यारी उनकी कविता है जो शुरुआती कविता है, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त की कविता है, इसलिए उसको अगर आप आज से जोड़ना चाहेंगे तो कुछ इफ बट के साथ है। कहे भूखे से जाकर आदमियत का कोई बंदा, समंदर पार चलती है लड़ाई दीजिए चंदा। कहे नंगे से कोई उठो, कपड़ा जगत को बांटो, बेचारा सुन के घबरा जाए जो तो आप क्यों डांटो। दुआ तक को जो नहीं उठ पाए जिसके हाथ यूं लागर, भला क्यों चीरने आए किसी का वह समर सागर। ये खूबसूरत सी कविता आपको बताती है, उस समय की है। हालांकि ये बता रही थी कि युद्ध में जब उस समय विदेश में, मैंने वर्ल्ड वॉर के लिए भारत के तमाम लोगों से चंदा और उस सब पर था। तो ये लीजिए चुनाव हो गया, लीजिए चुनाव हो गया, आज से लोकतंत्र पहले से बड़ा घाव हो गया। आज से लीजिए चुनाव हो गया, आज से लोकतंत्र पहले से बड़ा घाव हो गया। देश की छाती का, पीठ का, गले का, हाथ पांव का, अब यह आबाद रिझेगा और न कोई इस पर मरहम लगाएगा, न बांधेगा पट्टी, क्योंकि इस घाव को भरने की कोशिश अब गद्दारी करवाएगी इस देश के प्रति। सब लोग उदासीन रहेंगे अपने परिवेश के प्रति। आप इसको, इस कविता में आपको लगता है कि जैसे कोई पुराना समय है क्या? ये आज ही की कविता आपके इर्द गिर्द है, इसके शब्द, जबकि ये बहुत पुराना उनका कविता है। वो 1984-85 तक रहते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। अगर उनकी कविता तो बहुत बाद में हुई, 1913 के करीब उनका जन्म होता है। तो एक लंबे समय तक उनकी कविता को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सहजता की कविता उनकी कहा गया। जो कवि हैं जो बहुत सहज रहते हैं उन कवियों में उनको कहा गया। मैं एक और, जो मैं जिस गीत की बात कर रहा था कि इस तरह से कि बेबसी है गीतकार की, वो आप समझ सकते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। या यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी हाँ लोगों ने बेच दिए ईमान, जी आप ना सुनकर हो ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें।
यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है, यह गीत वाली की हवा है, भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक टीवी को कहते हैं, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, जी हाँ और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आपको गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और ये जो तुरंत मरे, ना बुरा माने कि इसमें क्या बात है, ना बुरा माने कि इसमें क्या बात है, मैं लेके आता हूँ कलम और दामाद, इसमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, जी नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। एक लंबी कविता है लेकिन उसका भाव आप समझ गए होंगे कि कविता किस तरह से उनकी सहजता से, उनमें से आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना। तुम गाते गाते, इनकी कविता है 1959 की कविता है। तुम गाते गाते चुप हो जाते हो, तुम बातें करते हुए अचानक ही खो जाते हो, तुम रात रात भर बैठे रहते हो, यदि कोई आकर कहे उठो जाकर सो जाते हो, अब तुम बिना कहे कुछ उठते हो जाकर सो जाते हो, तुम गाते गाते चुप हो जाते हो, तुम बातें करते करते अचानक ही खो जाते हो। ये चिन्ह बहुत अच्छे नहीं हैं हुजूर, हर भला आदमी रहता है ऐसे झगड़ों से दूर, जो नाच तमाशा गज़ल रेखता है। हर भला आदमी इनको सुनता और देखता है, हर आदमी मित्रों में आता है जाता है, हर भला आदमी घंटों बैठा गाल बजाता है, हर भला आदमी अगर पुकारो कहता है कहिए, हर भला आदमी अगर बको कहता है चुप रहिए, पर महज गुमसुम उबे उबे अपने मन के भीतर डूबे डूबे इस आपाधापी में दुनिया की आप अगर रह जाए फिसड्डी मेरा नहीं कसूर, ये चिन्ह बिलासक अच्छे नहीं हुजूर, हर भला आदमी ऐसे झगड़ों से रहता है दूर। उनकी कविताओं को अगर मैं देखता हूँ, एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी छोटी कविताएं उन्होंने की हैं, कुछ शब्दों के वो अलग हैं, उनको उन्होंने संख्याओं में बांटा है। जैसे एक कविता है, सहो और बेहतर बातों के लिए रहो, बस कविता हो गई, सहो और बेहतर बातों के लिए रहो। उन्होंने कहा, चाहो मृत्यु को गाओ चाहे जवानी को, चाहे मृत्यु को गाओ चाहे जवानी को, चाहे माटी को गाओ चाहे पानी को, तरल रखो प्राणों को सरल रखो वाणी को। ये उनकी भाषा में आपको दिखाई देगा कविताओं में। मैं अक्सर अपनी गलतियों को गिनता हूँ, मैं अक्सर अपनी गलतियों को गिनता हूँ और गिनते गिनते भूल जाता हूँ, सो भी इस कदर कि भूल जाता हूँ। आप सोचिए कि किस तरह से कितनी आसान सी कविता उन्होंने अपने शब्दों से कह दी, और लोग कितने कठोर बिंब ढूंढते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, उनकी कविताएं सीधे साधे शब्दों में, आपको कई बार लगेगा कि कविताएं हैं या सहज बोलते हुए लोग हैं। जिंदगी शोरगुल हो गई है, जिंदगी शोरगुल हो गई है, 2 पैसे से 10 पैसे तक पहुंचने का पुल हो गई है, और लोग इस पुल पर से यूं गुजरते हैं कि 2 के 10 कैसे हो जाएं, न दाहिने देखते हैं न बाएं, न शर्म महसूस करते हैं न अकेलापन, मन उनका झांक कर नहीं देखता खून की वह नदी, जिस पर बंद कर जिंदगी शोरगुल हो गई है, 2 पैसे से 10 पैसे तक पहुंचने का पुल हो गई है। ये एक कितनी खूबसूरत कविता है जिसको आप आज के समय में भी बेहिचक, क्योंकि कविताएं वही होती हैं जो आपके साथ ट्रेवल करती हैं, समय के साथ समयातीत हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे कवियों को सुनाकर, वो कविताएं बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, जिनके साथ वक्त को बताने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो कविताएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं इतनी सादी हैं और आपके साथ बहती हुई रहती हैं कि जैसे अब ऐसे, जैसे नदी में सिर्फ पानी नहीं बहता, जैसे नदी में सिर्फ पानी नहीं बहता, फूल पत्ते नावें दीपक और मुर्दे तक बहते हैं, और मुर्दे तक बहते हैं। इसी तरह मन में सिर्फ विचार नहीं रहता, अच्छा या बुरा, सुगंध और प्रकाश और विश्वास और उदासी सब रहते हैं एक साथ। बहाव का आधार पानी है, बहाव का आधार पानी है, विचार का वाणी है, विचार रम न जाए, पानी की धारा थम न जाए, तो सब ठिकाने लग जाते हैं, फूल पत्ते लकड़ी नावें दीप और शरीर, सुगंध और प्रकाश और विश्वास और अच्छाएं अधीर। ऐसा क्यों नहीं मानते तुम कि तुम ही ब्रह्मांड हो, सारी पृथ्वी तुम सारा आकाश हो, सब तुम में है तारे और नक्षत्र और राशियाँ, सारे जेरूसलम सारे मक्के मदीने सारी काशियाँ, अंधेरा तुमसे निकलकर घिरता है, सूरज का प्रकाश तुम गिराते हो धरती पर तब गिरता है,
तुमसे आसमान छूने वाले, तुमने आसमान छूने वाले पहाड़ उठाए हैं, धरती को सींच देने वाले सोते बहाए हैं, तुमसे फूटती है लपट आग की, लावा तुम उगलते हो, भूकंप तुम लाते हो, 400 मील फी घंटे का तूफान तुम उठाते हो। ये एक बहुत लंबी कविता है। इनकी चूंकि कविताएं लंबी हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ टुकड़ों में आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप कुछ कविताओं को सुने और बाद में उन कविताओं को पढ़ने के लिए जुड़ें अलग अलग उससे। चूंकि मैं हूँ, ये एक और कविता है उनकी, ये 1976 की कविता है। चूंकि मैं हूँ मैं गाता हूँ, चूंकि मैं हूँ मैं अपने से बाहर जाता हूँ और लौटकर फिर अपने में आता हूँ, सूर्य में लौटने वाली सूर्य की किरण की तरह। हवा मुझ में से गुजरती है, मानकर मुझे वन की तरह, बढ़ाते हुए अपना और मेरा सुख मैं हवा का मुँह यूँ चूमता हूँ जैसे हवा कोई नन्ही बच्ची हो। मैं हवा का मुँह यूँ चूमता हूँ जैसे हवा कोई नन्ही बच्ची हो, और फिर हवा भी झूमती है मुझ में यूँ जैसे नन्ही बच्ची हो लाडली, सिकुड़ी हुई झील के किनारे बैठा हूँ पालथी मारे, ताकता रहता हूँ उसका पानी, पीले फूलों के झुके फूलने को देहरी पर कांस, हर हराता बांस, शाश्वत शरद का वातावरण फैलता है मेरे बाहर, सिमटा मेरे भीतर। चूंकि मैं हूँ मैं इसे गाता हूँ, बाहर की इस गनीमत को अपने भीतर पाता हूँ। एक और कविता है, बहुत ही बढ़िया, आपको भाषा का वो लगेगा। सिर को पीछे फेंको झटके से, सिर को पीछे फेंको झटके से, साधारण आदमी मत दिखना कभी अभी या कभी भूले भटके से। सिर को पीछे फेंको झटके से, साधारण आदमी मत दिखना अभी या कभी भूले भटके से। तुम्हें तो लोगों को भीड़ बनाकर उनके आगे आगे चलना है, कोई न कोई प्रगति या विद्रोह का नारा देकर उनको छलना है कि नेता और सो भी हैं, असाधारण बन जाओ तुम एक खटके से। सिर को पीछे फेंको झटके से, साधारण आदमी मत दिखना अभी या कभी भी भूले भटके से। असाधारण दिखने के तरीके सादे हैं, अगर इन्हें सीखने समझने के इरादे हैं तो किसी जनवादी कवि या अफसर से मिल लीजिए, गटिकिए उनके साथ वह पैग जो गटका नहीं जाता गटके से। नेता हर क्षेत्र के बन जाइए, सो भी असाधारण एक झटके से, साधारण आदमी नहीं दिखना है अभी या कभी भूले भटके से। ये सारी कविताएं आपको बताती हैं, एक बहुत ही प्यारी कविता है। हम दुनिया के सत्ताधारियों को दुनिया की जनता के सामने खड़ा करना चाहते हैं। हम दुनिया के सत्ताधारियों को दुनिया की जनता के सामने खड़ा करना चाहते हैं, दुनिया की जनता को दुनिया भर के सत्ताधारियों से बड़ा करना चाहते हैं। कितनी छोटी सी कविता है, लेकिन एक अद्भुत विचार इसमें आपको दिखता है। हिंसा अब छूट-फूट नहीं रही, सार्वभौम होती जा रही है, यानी हम सब के साथ एक मरने की घड़ी आ रही है, इसे टालो। अपने शस्त्रों को किसी बड़े गहरे गर्त में डालो और मीनारे बनाओ वहाँ चेतावनी की कि कोई उन गर्तों को उत्सुकता में आकर भी खोद कर न देखे किसी भी भविष्यत काल में। तो ये एक उनकी बहुत ही सारी कविताएं हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों को छोटी छोटी कविताओं के साथ जाना है और बहुत ज़्यादा उनकी कविताओं में कहा जाता है, ख़ासतौर से वो जो उनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो बहुत साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते थे। किसी के साथ भी आप उनके शब्दों में कोई ये नहीं देखेंगे, उससे गहराई कम नहीं होते और उनकी गहराई बनी रहती है और शब्द बहुत शांत रहते हैं। यह है तेरी भर ना हो तो कह, ये इसके साथ ही मैं ख़त्म करूँगा, इसको सुनिएगा। यह है तेरी भर ना हो तो कह, और बहते बन सादे ढंग से तो बह, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू दिख, और इसके बाद भी हमसे भी बड़ा तू दिख। इसके साथ ही आज की कविता और कवि का प्रोग्राम खत्म होता है। हम फिर, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के हित उसके लिए है, उनके चित्त के लिए है। जिन लोगों को लगता है कि हिंदी में जो अब मंच के कवियों को देखकर लगता है कि शायद कविताएं यही होती हैं, नहीं, कविताएं कुछ और होती हैं, उन्हीं के साथ हम लोग हैं। तो आज ये हमको ये प्रासंगिकता सिखाती हैं कि बड़ी से बड़ी बात को कैसे सहजता से कहा और सीधे शब्दों में कहा जा सकता है। यही उनकी कालजयी पहचान है। नमस्कार।